अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डे 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्रीकल्चर, अगर कोई यूनिट आए या ना आए, एग्रीकल्चर ने कंफर्म आना है। और क्या पता पहला क्वेश्चन ही एग्रीकल्चर से मिल जाए। पर एग्रीकल्चर के अंदर आपको क्या करना होगा, एक तो इसमें आपको डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है इन पाकिस्तान आप पहले ये देख लेंगे। जैसे कि आपके पास सबसिस्टिंग फार्मिंग होती है, देन हमारे पास कैश क्रॉप फार्मिंग है, देन लाइफ स्टॉक फार्मिंग है। तो अब लाइफ स्टॉक फार्मिंग डजंट मीन कि जनाब दरख्तों के ऊपर बफलोज और कॉज लगी हुई हैं। मतलब ये है कि इसके अंदर आपको जो डिफरेंट हमारे पास लाइफ स्टॉक की कैटेगरीज हैं वो आपको देखनी होंगी। अच्छा, दो दो तीन तीन पॉइंटर आपने इनको देखने, ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखें, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी हैं। सबसिस्टिंग में आपने बताना है कि जनाब ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए होती है, पर्सनल यूज़ के लिए फार्मर जो है इसको यूज करता है। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, और साइज़ ऑफ लैंड जो है वो भी कम होता है। कैश क्रॉप में ये बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे आपको साइज़ ऑफ लैंड भी बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको मशीनरी भी यूज़ करनी होती है, मैकेनाइजेशन भी इन्वॉल्व होती है, लेबर भी चाहिए होती है। इसी तरह लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर जो है वो भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम यही पॉइंट्स होते हैं। तो ये दो दो तीन तीन पॉइंटर में ये ले लें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप होना चाहिए। और इसमें भी आपने अगर एक याद कर लो दूसरा अल्टीमेटली याद हो जाता है। अब जैसे कि रबी क्रॉप जो है ये विंटर क्रॉप इनको बोला जाता है। तो आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि इनका जब यानी इनको स्टार्ट किया जाता है वो वाले मंथ्स, यानी अर्ली विंटर जो है, और फिर जब इनको हार्वेस्ट किया जाता है तो वो वाले मंथ। सेम ऐसे खरीफ क्रॉप के लिए आपको करना होगा। एंड देन इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्रॉप होती है जिसको जैद क्रॉप्स कहते होते हैं। अरेबिक वर्ड है जैद, उससे ये निकला है। तो इसके अंदर ये है, इसको ये जो बीच में गैप आता है, यानी कि रबी और खरीफ क्रॉप के दरमियान का जो गैप है उसमें इस क्रॉप को जो ग्रो किया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल वाटरमेलन आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा इन फ्रूट जो है वो यही है। तो ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक जो मेन चीज़ है जिसमें फोकस करना है वो है पाकिस्तान की जो मेन कैश क्रॉप्स हैं। अब मेन कैश क्रॉप्स में आपके पास आती हैं वीट है, राइस है, कॉटन है, शुगर केन है। अब ये जो चार मेन है इनमें आपको एग्जाम बेस्ड अगर बाद में समझाऊं तो उसमें आपको सिंपल ये करना होगा इनकी लोकेशन। लोकेशन के बाद फिर आपने क्या करना है कि इन क्रॉप्स जो है इनकी नेचुरल रिक्वायरमेंट, ह्यूमन रिक्वायरमेंट, ये दो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपको जो चीज़ करनी है वो ये देखनी है कि इसका जो कल्टीवेशन प्रोसेस होता है, हर एक क्रॉप को जो है कैसे कल्टीवेट करते हैं। तो आप पहले वीट को इसी तरह से देख लें, और कोशिश ये भी करें कि आप वीट को आइडेंटिफाई करना है। आपको एग्जामिनर ने क्या करना है कि वो आपको एक पिक्चर दिखाएगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये राइस है, या वीट है, कॉटन है, शुगर केन है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो वीट और राइस के अंदर होता है। तो बिल्कुल एक बेसिक छोटी सिंपल सी टिप है कि जो वीट क्रॉप होगी इसका जो ग्रेन्स होंगे वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, और जो राइस क्रॉप होगी इसके जो ग्रेन्स होंगे वो आप देखोगे कि वो बेंट हुए हुए होते हैं, फॉलिंग पोजीशन में होंगे। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। कॉटन में ये है कि कॉटन तो आसानी से जो है ना आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि कॉटन बॉल्स लगी हुई होती है, वो बंदा आसानी से पिक कर सकता है उसको कि ये कॉटन है। और इसके अलावा शुगर केन में ये है कि उसकी खुद शुगर केन की पोजीशन इस तरह की होती है, वो आइडिया हो जाता है कि ये शुगर केन है। उनकी मतलब वो उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर उनको आइडेंटिफाई करना जो है ज़्यादा आसान है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें आपको इसमें से देखनी होंगी, जैसे मैं बता रहा था कि आपको इसमें नेचुरल रिक्वायरमेंट हर एक क्रॉप की सेपरेट, ह्यूमन रिक्वायरमेंट हर एक क्रॉप की सेपरेट, उसके अलावा कल्टीवेशन प्रोसेस याद कर लें। यही चीज़ें याद कर लें जो आपको मैंने स्क्रीन पे शेयर की हैं। ये आपकी मार्क स्कीम के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको याद करें। और वैसे तो डिटेल वीडियो भी मेरी यूनिट नंबर 7 पे बनी हुई है। अब अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो बेशक आप वहाँ जाएँ और इसको कंप्लीट जो है वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, जब आपकी ये क्रॉप सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपको कम से कम 2 या 3 अदर क्रॉप्स जो हैं उनके नेम भी आने चाहिए। तो ये अदर क्रॉप्स हैं जैसे कि आपके पास मिलेट है जिसमें ज्वार और बाजरा आ जाता है, फिर आपके पास मेज़ है, कॉर्न वगैरह को कहते हैं, और वेजिटेबल्स भी आ सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो हैं ये भी आ सकते हैं, बारले वगैरह भी ये इसमें आ सकते हैं, टोबैको भी है। अच्छा, ये इन चीज़ों के साथ फिर आपको देखना होगा कि आपकी जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है वो क्या है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग को भी सेम पहले उसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़्यादातर पेपर में आते होते हैं। ये टू व्हाट एक्सटेंट में भी आ सकता है, इसको उस तरह से देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर, ये जो ओवरऑल फार्मिंग है ये पाकिस्तान में, ये फैक्टर कौन से, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। फिजिकल सेपरेट तैयार कर लो और जो ह्यूमन है वो सेपरेट तैयार कर लो। अब फिजिकल फैक्टर में उसकी टोपोग्राफी, सॉयल, आपके पास उसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, यानी हर वो चीज़ जो नेचर से रिलेटेड होगी वो सारी इसमें आ जाएगी। और जो चीज़ें आपने बतानी है ह्यूमन में, इंसान जिसमें इन्वॉल्व होगा, जैसे कि कैपिटल है आपके पास,
उसके अलावा बाकी ऑप्शन जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, स्किल्ड लेबर है, ये सारा कुछ ऑप्शन जो है ये आपका दूसरे में बनेगा, ह्यूमन में बनेगा। अच्छा, ये फैक्टर याद करने के बाद फिर इसके अलावा इन्वायरमेंटल इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वायरमेंट पे फार्मिंग के क्या इफेक्ट होते हैं। तो वो जो 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन अगर ये याद हो जाएं तो भी आपका आंसर जो है वो परफेक्ट हो सकता है। सो ये चीज़ें हैं, ये एग्रीकल्चर यूनिट के अंदर हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर को बहुत टाइम दो, फिर ये ना हो पेपर में फिर रो के फिर याद करोगे, साड़ियाँ गल्ला याद करोगे, वहाँ पे पेपर आया पढ़ो और आपको जो है आपने टाइम ही नहीं दिया हुआ इसके ऊपर, तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। सो एग्रीकल्चर को आप समझो कि मस्ट टू डू है, लाजमी करें। आप खाना खाएं आज या ना खाएं, एग्रीकल्चर ज़रूर कर लें। यूनिट नंबर 8 की तरफ आते हैं जी। यूनिट नंबर 8 5 के साथ मार्जो के आता है या 3 के साथ मार्जो हो सकता है, किसी यूनिट के साथ ये मार्जो का सेपरेट ये नहीं आता होता। पावर रिसोर्सेज कहते हैं इसको। इसको भी अगेन 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लेना है। 2 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करना है, पहले हम आएंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे, फिर आएंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये आपके पास फॉसिल फ्यूल को देखना होता है, लाइक उसी के अंदर आपके पास जो है वो कोल है, नेचुरल गैस है और ऑयल है। अब हर एक के ऊपर आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन समझाऊं तो वो क्या होगा, एग्जामिनर क्या पूछेगा। एग्जामिनर बेटा आपसे पूछेगा इनकी टाइप्स, इनकी लोकेशन, इनका वो पूछेगा कि इसका जो एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसका यूजेस क्या है। उसका कंसर्न सिर्फ इन चीज़ों से है, इन चीज़ों को उसने पूछना है। इसके अलावा क्या कुछ लिखा हुआ है, आपकी बुक क्या कह रही है, एग्जामिनर के इससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो आप अगर खुद टॉपिकल करें, पास्ट पेपर देखें तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यस ये चीज़ें हैं जो एग्जामिनर पूछता है बार बार। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करें, जैसे कि आप कोल को देखें, उसकी टाइप्स देखें, एंथ्रासाइड है, बिटुमिनियस है, लिग्नाइट है, पीट है। अब एंथ्रासाइड सबसे टॉप क्लास होता है। कि ये क्यों टॉप क्लास होता है, क्योंकि ये सबसे डीपर है और डीप होने की वजह से फिर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरह से फिर बिटुमिनियस है, ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, क्वालिटी वाइज भी थोड़ा सा कम है। फिर आपके पास लिग्नाइट है, लिग्नाइट जो है ये थोड़ा उससे भी ऊपर है, इस वजह से इसकी क्वालिटी और लो होती है। और फिर पीट जो है ये सरफेस पे होता है, तो पीट की जो क्वालिटी है वो इन सबसे कम होती है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो लो क्वालिटी वाले सारे हैं और जो अच्छी क्वालिटी का एक भी नहीं है, हद न होगी। अच्छा खैर, ये चीज़ें होने के बाद ये सारा जब आपने कोल के लिए कर लेना है, फिर मेरे बेटों ने क्या करना है, नेचुरल गैस के लिए तैयार करें। नेचुरल गैस, ये क्वेश्चन याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आया हुआ है। 24 का पेपर अब आप समर का निकालें तो आपको पहला क्वेश्चन भी ये मिलेगा। उस पर ये उन्होंने 5 को मर्ज किया था 8 के साथ और उस पर अंदर उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन पूछी थी। सो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी देखिएगा अच्छी तरह से। और इसकी जैसे मैंने आपको कोल फील्ड बताई है, इसी तरह से गैस की भी लोकेशन देख लें, इसका यूजेस भी देख लें। ये लाजमी पेपर में आना है अगर ये टच करेगा इसको तो, यूनिट को तो। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास है ऑयल की रिफाइनरी कहाँ पर है, इसकी लोकेशन वो वहाँ पर आ जाएगी। फिर इसकी एक्सट्रैक्शन या इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका यूज़ है। ये सारा कुछ बहुत बेसिक सिंपल सी चीज़ें ये तैयार कर लें। नॉर्मली क्या होगा, ग्राफ्स की शेप में आएगा। ये आपके पास ग्राफ्स के अलावा पाई चार्ट बने हुए आते होते हैं, मैप आता होता है, तो ये करना है। इसके करने के बाद फिर मेरे बच्चों ने मूव करना है जनाब नेक्स्ट, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आपको नाम भी आने चाहिए, ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं, ये नेम आप याद कर लें। सोलर है, विंड है, टाइडल है, ठीक है, HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो जो जिससे बनता है, तो ये बायोगैस वगैरह, बायोथर्मल, सारा कुछ आपको सामने नज़र आ रहा है। इसके ऊपर बेटा क्या आता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। पिक्चर्स भी आ सकती हैं इनकी, जैसे कि डिफरेंट मशीनरीज इन्वॉल्व होंगी और उसको लेबल करना होगा, ये भी इसके भी चांसेस हैं। लेकिन ये टू व्हाट एक्सटेंट में ज़्यादा आएगा एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर। तो ये एक तो जी यूज़र फ्रेंडली होते हैं, चीपर हैं, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, देन उसके बाद इसकी कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर जो है वो नहीं होती। अच्छा, अवेलेबिलिटी भी है पाकिस्तान के अंदर, बार बार इनको आप यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे एंड पे जाएं तो वहाँ पे आपने देखना है कि प्रॉब्लम्स भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इसकी हाई इन्वेस्टमेंट होती है, इनिशियल कॉस्ट जो है, फिर इसको मेंटेन भी करना पड़ता है। इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा समझे हेडेक होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर पाकिस्तान के पास एक्सपर्ट भी नहीं, इसके लिए मिस्टर जॉन, मिस्टर स्मिथ जैसे लोग चाहिए। हमारे पास कौन है, शीदा टल्ली। अब भाई शीदा टल्ली तो इनको नहीं ना सोलर प्लेट को ठीक करने लगा, तो आपके पास एक्सपर्ट्स चाहिए, प्रॉपर एक्सपर्ट्स चाहिए। सो इसलिए आपके पास ये प्रॉब्लम जो है वो बन सकता है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है, जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल से जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टोर होती है इनटू नेशनल ग्रिड सिस्टम। इसमें फिर आप लोड शेडिंग को भी देखिए, लोड शेडिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं।
तो कुछ शहजादे ऐसे भी हैं, फिर इसके भी जनाब वो लोड शेडिंग के भी एडवांटेज याद करके फिर रहे होते हैं। ओनली आपको करना है डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो गांव में इलेक्ट्रिसिटी अगर आ जाए तो उसका बेनिफिट क्या हो सकते हैं भाई? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। पबजी खेल सकते हैं, जानू वानू से बात हो सकती है। उसके अलावा जो है होम अप्लाइंसेस चल सकते हैं। मतलब उसके बिजनेस आपका ये जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्री चलती है, अगर आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे तो आपका कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बूस्ट करेगा, आपकी माइग्रेशन कम हो सकती है, आपके गांव में मतलब वो डेवलपमेंट आएगी, बैलेंस ग्रोथ होगा। सो इस तरह इसके बेनिफिट जो है वो आप कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 8 छोटू सा चुन्नू मुन्नू सा यूनिट है, कर लें इसको लाजमी, किसी के साथ इसने मर्ज होकर आ जाना है। यूनिट नंबर 9 बिजनेस वाले बच्चों के लिए तो पीस ऑफ केक है। मेरे जैसे बच्चे जो है, खैर मैं तो बच्चे नहीं, अच्छा मेरे जैसे जो होंगे उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा बनाएगा, लेकिन इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आसान सा यूनिट है यूनिट नंबर 9, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इसके अंदर तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादातर ये कॉन्सेप्चुअल है। और आपने करना क्या, पहले सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उसको डिफाइन कर देना है। सेकेंडरी इंडस्ट्री डिफाइन करने के बाद फिर आपने एक क्वेश्चन तैयार करना है कि फैक्टर्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं जब आप एक नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए कौन से मेन फैक्टर होते हैं, जैसे कि नेचुरल या फिजिकल सेपरेट होते हैं, ह्यूमन सेपरेट होते हैं, तो मर्ज ना किया करें, इनको आप सेपरेट ही तैयार करें। अच्छा, इसके बाद मेरे बेटे आपने इसमें देखना है कि पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं सेकेंडरी में। आपके पास कॉटन टेक्सटाइल वगैरह है, सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र है, स्टील इंडस्ट्री है। ये मेन इंडस्ट्रीज जो आपने देखी हैं। इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, एक तो इनकी लोकेशन आ सकती है, इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस, यानी जो इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर इन्का रॉ मटेरियल का क्वेश्चन आ जाता होता है। तो आपका मेन फोकस जो है वो इन चीज़ों पे होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई है। इन इंडस्ट्रीज़ के बाद फिर मेरे बेटे आपने देखना है कि इनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हर जगह यूज़ होनी है। फिर आपका इंडस्ट्रियल स्टेट, छोटी सी एक डेफिनेशन डिस्क्राइब करने का कह सकता है आपको। स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन पे आ सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर अच्छा सा तैयार कर ले, हर साल तकरीबन 2 मार्क्स कैटेगरी में, 3 मार्क्स कैटेगरी में आ जाता है। फॉर्मल सेक्टर यही है जब आप किसी अच्छा सेटअप हो, यानी आपका रेगुलर वर्किंग आ रहा हो, आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, तो वो एक फॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल में ये है आप कहीं भी छोटे लेवल पे कोई भी काम कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड ना हो, इरेगुलर वर्किंग आवर्स हो, वहाँ पे प्रॉपर फिक्स सैलरी ना हो, वो आपकी इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर को इम्प्रूव करने की स्ट्रेटजी भी आ सकती हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। फिर कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एडवांटेज डिसएडवांटेज आ सकते हैं। एक ही दफ़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के 4-4 पॉइंट याद कर लें, हर जगह काम आ सकते हैं। जैसे कि हर इंडस्ट्री पर आप ये बात यूज़ कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ करती है, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल करता है। उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इससे जो है जीडीपी इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर डिसएडवांटेज की बात करें, लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ एक्सपर्ट, ओल्ड मशीनरी, लोड शेडिंग, अब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो तकरीबन हर एक क्वेश्चन में आप फिट कर सकते हैं। और जब ये सारे याद हो जाएंगे आपको अच्छी तरह से, फिर आपके पास इसका लास्ट पार्ट जो है वो टर्शियरी इंडस्ट्री है। और इसको पहले डिफाइन करना है, इसको सर्विस इंडस्ट्री कहते होते हैं। इसको डिफाइन करने के बाद फिर मेरे बेटे आपने इसकी टाइप्स बता देनी है, जैसे कि एजुकेशन है, मेडिकल की फील्ड है, ये भी इसी की टाइप में आती है। अच्छा, फिर आपकी जो सिलेबस में वो 2 हैं, एक टूरिज़म है और दूसरे नंबर पे कॉल सेंटर्स है। अब टूरिज़म की अगर हम बात करें, इसके फैक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें या मर्ज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे फैक्टर्स के बाद फैक्टर भी यही होता है नॉर्मली, कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, सीनिक ब्यूटी है, तो इन पॉइंटर को मिक्स करके आपने फैक्टर बता देने होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी सेम वही पॉइंट जो पीछे हम सारे डिस्कस करते चले आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन जो इस पर आ सकता है वो कॉल सेंटर का है। कॉल सेंटर को पहले डिफाइन करें, फिर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड, जैसे मैंने डिफाइन किया आपके सामने, ये आप देख लें, इसकी एग्जांपल देख लें। तो ये जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिट नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो डे 3 इसकी जो आज के टास्क थे उसमें हमने यही कंप्लीट किया। इसके अंदर हमने देखा जनाब यूनिट नंबर 7, 8, 9, 7 मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत अच्छा तैयार करें, नहीं तो फिर वही होगा रो रो के फरियाद, साड़ियाँ गलना याद। तो बेहतर है कि आप अच्छा सा इसको तैयार कर लें।